नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले कक्षा में देख चुके हैं या पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस की पहले की क्या स्थिति थी, कंडीशन क्या थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे काउजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैसे रेवोल्यूशन एक स्टेज से दूसरे स्टेज की ओर बढ़ा, कैसे अपने मेच्योर लेवल की ओर रेवोल्यूशन बढ़ा। इसको हम 4 स्टेजेस में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेजेस होगा 1789 से 1792, फिर 1792 से 1794, फिर 1794 से 1799 और 1799 से 1850। ये जो फेज़ होगा फर्स्ट रेवोल्यूशन के बाद का ये फेज़ है। जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति जुलाई में हुई थी। और क्रांति के बाद किंग ने जनरल असेंबली की बातों को स्वीकार किया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए राजी हुआ, ठीक है। ये जो है इसके बाद वाला फेज है, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैकोबिन क्लब, रोबेस्पियर, रिपब्लिकन स्टेट। फिर ये थर्ड जो है ये डायरेक्टरी का रूल है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो पहला क्रांति हुआ था उसके आधार पर ये घोषणा हुई थी कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो जनरल असेंबली के लोग थे वो बोले कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इस आधार पर होगा। और इस आधार पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है और क्या उसके लिमिटेशन है और क्या उसका इम्पोर्टेंस है हम लोग जानेंगे। और क्या उसका लिमिटेशन है जिसके कारण सेकेंड स्टेज में फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करना पड़ा। और सेकेंड स्टेज की क्या लिमिटेशन था जो कि थर्ड को बनाना पड़ा। और लास्ट में क्या इनकी लिमिटेशन था कि नेपोलियन को आना पड़ा। तो इस स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे रिपब्लिकन स्टेट, ठीक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टरी रूल्स। इसमें पढ़ेंगे हम लोग नेपोलियन रूल। और इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से, इसमें पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर। तो हम लोग ये 4 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन और रिपब्लिकन स्टेट, मतलब कि रेन ऑफ टेरर वाला जो सेकंड वाला टॉपिक पार्ट होगा। ये और ये दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे और ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। हम क्रांति के बाद जो जनरल असेंबली के लोगों ने घोषणा की है वो बोला है कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये घोषणा कब हुई? 26 अगस्त 1789 ये घोषणा होती है। इसके अनुरूप फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ, ठीक है। क्या क्या उसमें प्रावधान किया गया था और इसमें ये राइट्स में तब डिक्लेरेशन में क्या क्या घोषणा हुआ था, आइए हम लोग देखते हैं। पहला घोषणा ये किया गया था कि जनरल विल होगा, ठीक है। दूसरा राइट टू फ्रीडम ओपिनियन, सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी, तीसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, ये सब बात इस डिक्लेरेशन में बोला गया था कि जनरल विल होगा। जनरल विल का मतलब होता है कि जो जनरल असेंबली के जो मेंबर होंगे वो तो इलेक्टेड होंगे ना, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड नहीं है। जनरल असेंबली का जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे और वो लोगों द्वारा चुन के आएंगे, ठीक है, उसी को हम लोग जनरल विल बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड है कि राइट टू प्रॉपर्टी, हम सभी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार देंगे, सभी को जहाँ बसने, जहाँ खरीदने, संपत्ति खरीदने का अधिकार देंगे, लेकिन हाँ रीजनेबल तौर पर हम उस संपत्ति को उचित मुआवजा के आधार पर यानी कि राज्य के हित में, लोगों के हित में हम ले सकते हैं, मतलब उचित रीजनेबल कंपेंसेशन देकर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, ओपिनियन होगा। पहले क्या था, रेवोल्यूशन से पहले क्या था, आप स्टेट के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते थे, अगेंस्ट स्टेट के बारे में कुछ अगेंस्ट में लिख नहीं सकते थे, ठीक है। और दूसरा क्या था कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे, सभी पर समान कानून लागू होगा, ये सब डिक्लेरेशन में बोला गया था। और क्या क्या किया गया, और क्या क्या हुआ, और इसमें क्या प्रोविजन किया गया था, इस आधार पर ये जो डिक्लेरेशन हुआ, इस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। इसमें क्या दिया गया, इसमें वो सब बातें तो थी, साथ ही साथ इसमें लिबर्टी पर विशेष फोकस किया गया, लिबर्टी पर फोकस किया गया, लिबर्टी पर फोकस किया। सेकंड, सिटीजन को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव वो होते थे जो टैक्स पेयर होते थे, टैक्स देते थे, और पैसिव वो होते जो टैक्स नहीं देते थे। तो जो टैक्स पेयर होते थे ना, उनको राइट ऑफ वोटिंग था, वोटिंग का राइट था उनको, और पैसिव को वोटिंग का राइट नहीं था, ठीक है, ये दे दिया गया। और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मोटा मोटी लिबर्टी पर विशेष फोकस किया गया, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अधिकार है, सबको राइट है, घूमने का, फिरने का, बोलने का, कमाने का, सबको अधिकार है। मतलब मेन फोकस था लिबर्टी पर। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लाना था। ये नहीं था कि अभी राजतंत्र मोनार्की खत्म हो गया था, मोनार्की खत्म नहीं था, किंग था संविधान के दायरे में। किंग मतलब कि अब उसके पास सारी शक्तियां नहीं है, मतलब किंग के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पावर नहीं है। अब वो सारी जो शक्तियां ना अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिवाइड हो गया है। जैसे मोंटेस्क्यू का मैंने बात किया था काउजेज ऑफ में, चाहे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में बात किया था उसमें, तो उसमें था ना कि मोंटेस्क्यू अपने द स्पिरिट ऑफ लॉ में बोलता है कि पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पर मोंटेस्क्यू का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। क्यों था कि किंग को अंडर में लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को में। और दूसरा बात कि सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब अलग अलग संस्थाओं में शक्ति को बांट दिया गया था। लेजिस्लेटिव ये क्या करती है, ये कानून बनाएगी स्टेट के लिए। और दूसरा एग्जीक्यूटिव क्या है कि जो लेजिस्लेटिव कानून बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कौन कराता है, एग्जीक्यूटिव कराता है, ठीक है। तीसरा कौन होता है, जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है,
न्याय करना। तो ये अब किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर किंग है, मोनार्की है, लेकिन मोनार्क के पास सारी शक्तियाँ नहीं है। किंग को एबोलिश नहीं किया गया है, पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया, किंग को संविधान के दायरे में लाया गया है, ठीक है। अब इसका प्रोविजन हम लोग जानेंगे। अब आते हैं इसका लिमिटेशन क्या था। फर्स्ट स्टेज जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, तो हम लोग देख लिए क्या प्रोविजंस है। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उसकी क्या लिमिटेशन थी। लिमिटेशन की बात करेंगे हम लोग, लिमिटेशन की बात करेंगे। पहला लिमिटेशन यह था कि सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, सभी को वोटिंग राइट नहीं था, क्योंकि पैसिव और एक्टिव में कंसेप्ट को बांटा गया था। जो पैसिव वो होते जो टैक्स पेयर नहीं थे, और एक्टिव वो होते थे जो टैक्स पेयर थे, और जो टैक्स पेयर थे उन्हीं को वोटिंग राइट था। आप सोच सकते हो 28 मिलियन पॉपुलेशन में ओनली 4 मिलियन एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, और ऊपर से ऑल वुमेन डिप्राइव्ड फ्रॉम वोटिंग राइट। सभी जो महिलाएं थी वो वोटिंग राइट से पूरी तरह से वंचित थी, और जो 25 ईयर्स के एबव हैं वही लोग वोट कर सकते हैं, बाकी नीचे के लोग नहीं कर सकते। तो सर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, नॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नॉट, ठीक है। दूसरा का कि पब्लिक वेलफेयर को सेंटर में नहीं रखा गया था, ठीक है। लिबर्टी की तो बात की गई थी, और यहाँ तक इक्वालिटी की भी बात करी थी, लेकिन लिबर्टी पर विशेष फोकस किया गया था, इक्वालिटी पर विशेष फोकस नहीं किया गया था। विशेषाधिकार अभी कायम ही रहा, ठीक है ना। कुछ लोग मतलब कि इस फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ उसका लाभार्थी हुए, बाकी लोग इससे वंचित रह गए। जो ई स्टेट जनरल में तो थे, तो उसमें से ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है। और जो भी मतलब कि पॉलिटिकल राइट्स मिला, एडमिनिस्ट्रेशन राइट मिला, वो क्या मिला, वो वेल्थ के आधार पर मिला, और वेल्थ के आधार के मिलने के कारण बहुत सारे पीजेंट्स क्लास और फार्मर वर्किंग क्लास के लोग इस सुविधाओं से वंचित हो गए। तो केवल डिक्लेरेशन तो किया गया था कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ बट नॉट एवरीबॉडी, ठीक है। तो विल पब्लिक फेयर वाज नॉट केप्ट एट सेंटर, पब्लिक वेलफेयर को सेंटर में नहीं रखा गया था। तीसरा, इतना पर्याप्त है। और तीसरा कि ओलिगार्की को आप डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ही इससे सुविधा भोगी थे, कुछ ही लोगों का राइट था। तो ओलिगार्की कहना ज़्यादा सही है डेमोक्रेसी के बदलते। तो ये सब लिमिटेशन था, ठीक है। और हो गया, और इस लेकिन लिमिटेशन होने के बाद इस फर्स्ट स्टेज कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाता। क्यों? इम्पोर्टेंस यह है कि फर्स्ट स्टेज में पहले बार तो मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया। दूसरी बात, जहां लिबर्टी नहीं था लिबर्टी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहले बोल नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे। और दूसरी बात कि राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टेट दिया गया। आप अपने सरकार के विरुद्ध, अपने स्टेट के विरुद्ध आप विरोध कर सकते हैं, सरकार की नीतियों का आलोचना कर सकते हैं। ये तो पहले नहीं कर सकते थे, रेवोल्यूशन से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने से पहले आप तो नहीं कर सकते थे। तो ये सब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने पॉपुलेशन को, अपने सिटीजन्स को दिया, ठीक है। तो लिमिटेशन जरूर है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी है। यही लिमिटेशन के कारण सेकेंड स्टेज का रेवोल्यूशन होता है, और उसमें हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। सेकेंड स्टेज में था 1792 से 94।
ठीक है। सेकेंड स्टेज का कॉन्स्टिट्यूशन और रेवोल्यूशन होने का क्या कारण था? क्यों सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना पड़ा और सेकेंड रेवोल्यूशन क्यों हुआ? कारण क्या था? पहला कारण क्या था कि जो किंग जो था ना, नेबरिंग कंट्री के साथ नेगोशिएशन कर रहा था सीक्रेट तरीका से। वो इससे क्षुब्ध था, इससे परेशान था कि कैसे मेरी सत्ता समाप्त हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो आसपास के जो रूलर थे, जैसे प्रशिया का हो गया, ऑस्ट्रिया का हो गया, उनके साथ नेगोशिएट कर रहा था, गठजोड़ कर रहा था और इन्वेशन के लिए तैयार कर रहा था, किसी तरह से हमला कर फिर से अपना सत्ता को वापस लिया जाए। ठीक है, तो पहला कारण वो था कि किंग क्या कर रहा था? नेगोशिएट कर रहा था फॉरेन रूलर्स। ठीक है। दूसरा क्या था कि उस समय इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पर था और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी, वो मतलब कि वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे, तो इन्फ्लेशन भी बहुत हाई लेवल पर था। ठीक है, और इक्वालिटी यहाँ पर नहीं था। तो जो पहला लिमिटेशन था, लोग ये बात कर रहे थे कि जो पहला रेवोल्यूशन हुआ है वो ये कहकर लोगों को शामिल किया गया था कि सबको लिबर्टी होगी, सबको इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो लिबर्टी है और भेदभाव जारी ही है। विशेषाधिकार लोग बरकरार है, विशेषाधिकार लोगों के पास, और गरीबे है, किसान की गरीबे है, सब मतलब कि सभी सुविधाओं से वंचित है। तो फिर ये सब जो था ना, ये सब जो समस्या था ना, सेकेंड रेवोल्यूशन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की है। तो आप देखते हैं कि 21 सितंबर 21 सितंबर को क्या होता है कि एक जैकोबिन क्लब है, जैकोबिन क्लब का एक लीडर है रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब इन सेंस कहने का मतलब कि उसमें गरीब तबके के लोग, आर्टिसन, कलाकार, वर्किंग क्लास, ये सब का वो ग्रुप है। उसी का एक लीडर था रोबेस्पियर। उसी के नेतृत्व में लोगों ने सेकेंड रिवोल्ट किया और मोनार्की को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और राजा के जो किंग का संकल्पना था वहां पर अभी बरकरार था। मोनार्की को पूरा खत्म कर दिया और उसके स्थान पर रिपब्लिक लाया। रिपब्लिक गवर्नमेंट, हेड ऑफ जो स्टेट था ना, अब रिपब्लिकन हो गया, अब इलेक्टेड हो गया। ठीक है, आइए फर्स्ट जो हेड ऑफ स्टेट था वो इलेक्टेड था, और जो इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ ना, उसके क्या प्रोविजन से देखते हैं। प्रोविजन सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्या प्रोविजन था? इस पर पब्लिक वेलफेयर पर विशेष बल दिया गया। पब्लिक वेलफेयर पर विशेष बल दिया गया। ठीक है। दूसरा सेकुलर पॉलिसी अपनाई गई। पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलर पॉलिसी नहीं अपनाई थी। अभी भी चर्च का प्रभावी नियंत्रण था, ऐसा नहीं था कि चर्च को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या हुआ ना कि चर्च की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई स्टेट के द्वारा, और उसको बेचकर जो रकम प्राप्त हुआ वो ट्रेजरी में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस सब किया गया। और तीसरा रिपब्लिकन स्टेट, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, सेकुलर पॉलिसी, रिपब्लिकन स्टेट। ठीक है, ये सब इसमें किया गया। अब चौथा था उसमें एक्टिव और पैसिव की जो संकल्पना थी यहाँ पर पूरी तरह समाप्त कर दी गई। अब कोई एक्टिव पैसिव नागरिक नहीं है। जो टैक्स पे कर रहा है, जो टैक्स पे नहीं कर रहा, वो सारे के सारे अब मतलब कि वोटिंग राइट है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कर दिया गया। 21 वर्ष के ऊपर जितने भी सिटीजन्स हैं, वो चाहे टैक्स पे करते हैं चाहे टैक्स पे नहीं करते हैं,
सभी वोट कर सकते हैं, 21 वर्ष से ऊपर वाले। तो यूनिवर्सल वोटिंग एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया गया, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे मतलब कि जो इक्वालिटी वाला जो बात है ना, उस पर विशेष फोकस किया गया, ठीक है। अब आते हैं इसका लिमिटेशन क्या है, क्यों इस कालखंड को रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। रेन ऑफ टेरर, टेरर क्यों बोलते हैं? ये कारण था ना कि इक्वालिटी के स्थान पर लिबर्टी के स्थान पर इक्वालिटी पर भी विशेष फोकस किया, लेकिन लिबर्टी को पूरी तरह से कुचल दिया। अब आपको राइट नहीं है कि आप स्टेट के खिलाफ आप बोल सकते हो, राइट ऑफ फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन नहीं है, फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी तो बहुत चीज जो लिबर्टी था वो सबको दमन कर दिया। कारण ये बताया है कि बाहरी आक्रमण होने का खतरा है, सिविल वार होने का खतरा है। इस आधार पर लोगों को या तो सजा दे देता था या तो गुलेटिन पर लटका देता था, ठीक है। तो ये इसी कारण से इस शासन को रेन ऑफ टेरर बोला गया है कि वो अराजकता एनार्किज्म का हवाला देकर सभी लिबर्टी के पक्ष रखने वाले लोगों को वो फांसी पर लटका देता था, ठीक है। तो इसका ये लिमिटेशन रहा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाता क्योंकि यहाँ पर एक तरह से रूसो की संकल्पना को, ये जो रोबेस्पियर था ना, रूसो की संकल्पना से ज़्यादा प्रभावित था। क्योंकि रूसो क्या बोलता है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इलेक्टेड होना चाहिए। तो रूसो का जो उनकी जो मेन विचारधारा थी ना, वो उसके अनुरूप तो सरकार नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा शासन चाहता था जो समतावादी हो, सभी के हित में हो। तो लेकिन सभी का हित में तो नहीं है ना, बोलने वाले को कुचल दे रहा है। समतावादी समाज तो है लेकिन बोलने वाले को कुचल दे रहा है, लिबर्टी नहीं है किसी को, अपने मन से अब बिजनेस भी नहीं कर सकते हो, जो स्टेट चाहेगा वो वही करोगे। अब कारण क्या दिखाएगा कि सिविल वार की संभावना है, एनार्किज्म की संभावना है, फॉरेन गठजोड़ की संभावना है। इस आधार पर सभी की आज़ादी को दबा दे रहा था। लास्ट में देखते हैं जब डायरेक्टरी का शासन स्थापित होता है तो रोबेस्पियर को गुलेटिन पर लटका दिया जाता है, यानी ये जो हेड ऑफ स्टेट था सेकेंड फेज का, उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ठीक है, आज का क्लास, थैंक यू।